नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और हम स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि जो इतिहास से नहीं सीखता है वो इस बाज़ार में नुकसान उठाकर जाता है। तो हम आज ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका आईपीओ 2008 में, जब वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, जिसको सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं, तो वहाँ पर जो अमेरिका में जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ उसके कारण बाज़ार गिर रहे थे और बाज़ार भारत में पीक पर था और उस पीक पर ये आईपीओ आया था। और इस आईपीओ के लिए लोग ऐसे लालायित थे कि जैसे फ्री में हीरे बट रहे हों, और अगर किसी ने नहीं लगाया तो शायद ज़िंदगी में की पता नहीं कौन सी ऐसी अनोखी और महत्वपूर्ण और बहुमूल्य चीज़ से वो रह जाएगा, वंचित रह जाएगा कि वो उसके बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकता। आप में से बहुत से लोग, बहुत से दर्शक 2020 के बाद इस बाज़ार में आए होंगे, लेकिन जो पुराने दर्शक हैं उनको अच्छे से इस कंपनी के आईपीओ के बारे में पता होगा। तो इस कंपनी का नाम है आर पावर या रिलायंस पावर। और इस कंपनी के आईपीओ में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ये शेयर अर्श से फर्श पर आ गया और आज तक भी वो अपनी गिरावट से उबरा नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसे संकेत हैं कि संभवतः कंपनी अपना काम चालू करने के बाद शायद कुछ रिकवरी की तलाश में हो, या शायद इस कंपनी में कुछ रिकवरी आए। लेकिन इस बारे में मैं आपको पहले एक बार चेतावनी दे दूं कि मेरी इस शेयर में या कभी भी मेरे किसी भी वीडियो में शेयर की खरीद या फ़रोख्त की कोई राय नहीं है। अगर आप मेरे से इन्फ्लुएंस होकर शेयर की खरीद फ़रोख्त करते हैं तो बाज़ार में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही में अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप अगर किसी कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और किसी कंपनी के बारे में कोई डिटेल एनालिसिस कराना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में कृपया अवश्य लिखें। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो अब बात करते हैं रिलायंस पावर के आईपीओ की। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं कि माहौल क्या था। जिस प्रकार का आज की तारीख में माहौल है, आप ये समझ लीजिए बिल्कुल वैसा का वैसा माहौल 2008 में था और मार्केट पीक पर था। बहुत से निवेशक, नए नए निवेशक बाज़ार में खींचे चले आ रहे थे और उन्हें ये लगता था कि शायद केवल यही एक रास्ता है, यानी स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से अनंत पैसा या अथाह पैसा जल्दी से जल्दी बनाया जा सकता है। और अनाप शनाप कंपनियों के आईपीओ जो है बुल मार्केट की पीक पर आते हैं, जिस प्रकार अभी आए। और जैसे इस समय नए निवेशक कंपनी के आईपीओ के समय केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, उस समय भी ऐसा ही था। तो बाज़ार में जब वो आईपीओ आया उससे पहले जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है या बाज़ार में जो हवा चल रही है उसी हिसाब से उन्होंने एप्लीकेशन लगाई और उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि कृपया ये जो केस स्टडी मैं कर रहा हूँ उससे ये सीखें कि क्या आपके पास ऐसे कोई शेयर तो नहीं है जो आपने पीक के वैल्यूएशन पे ले लिए हैं। और अगर आपने पीक के वैल्यूएशन पे ऐसे कोई शेयर ले रखे हो तो आप उनमें फंडामेंटल का ज़रूर अध्ययन करें। और उसके बगैर आप आगे से भी ये बात ध्यान रखें कि बिना किसी भी आईपीओ में आप ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पर शेयरों में पैसा या एप्लीकेशन ना लगाएं। और अगर आप लगाएं तो जैसे आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम मिल रहा है उस समय आप बाहर निकल जाएं, स्पेशली उन कंपनियों से जिनके फंडामेंटल आपको लगता है कि वो पुअर हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं रिलायंस पावर के आईपीओ के बारे में। तो देखिए, जनवरी 2008 में ये आईपीओ आया तो करीब करीब 17 साल इस आईपीओ को आए हो गए और वही बिग बुक बिल्डिंग रूट के थ्रू ये आईपीओ आया। 450 रुपये, 450 रुपीज़ में इस आईपीओ का प्राइस था। 20 रुपये का रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट दिया गया था और ये बताया गया था कि देखिए, जो ये कंपनी है ना, ये इतनी महान है
कि रिटेल इन्वेस्टर को वो बाज़ार में पार्टिसिपेट करने की या आईपीओ में पार्टिसिपेट करने की, इस कंपनी के आईपीओ जिसका हाइप इतना ज़्यादा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो 20 रुपये की छूट भी दे रही है। तो रिटेल इन्वेस्टर को 430 रुपये 430 रुपीज़ में पड़ा। ओवरऑल 73 टाइम्स, बहुत बड़ा आईपीओ था, उसके बावजूद भी ये 73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। अब बात करते हैं लिस्टिंग के दिन क्या हुआ। 450 में ये नॉर्मल इन्वेस्टर्स को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये अलॉट हुए शेयर्स, और 430 रुपीज़ में ये रिटेल इन्वेस्टर को अलॉट हुए। अब 11 फरवरी 2008 को जब ओपनिंग हुई तो इतना हाइप था कि इसका जो ओपनिंग है वो 547.8 यानी करीब करीब 550 रुपये पर ये इसका ओपनिंग भाव था, यानी लिस्ट हुआ। और 599.90 यानी करीब करीब 600 रुपये का इसने हाई बनाया। और जो क्लोज होते होते सारा माल जो समझदार इन्वेस्टर थे उन्होंने बेच दिया और 372.5 यानी करीब करीब 373 रुपये पे ये बंद हुआ 11 फरवरी 2008 को। तो जैसे ही लिस्टिंग होने के बाद जब शेयर नीचे गिरने लगा तो अनिल अंबानी के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को चीट किया है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो उस आरोप को नकारने के लिए या उनको कुछ मरहम लगाने के लिए या ये कहें कि उनको रिटेल इन्वेस्टर्स को फुसलाने के लिए या उनको शांत करने के लिए अनिल अंबानी जी ने घोषणा की कि हर 5 शेयर्स के बदले 3 शेयर्स बोनस दिए जाएंगे, यानी फ्री शेयर दिए जाएंगे। और ये घोषणा उन्होंने 17 फरवरी 2008 को की। 11 फरवरी को शेयर लिस्ट हुआ है और 17 फरवरी को ये कंडीशन आ गई कि अनिल अंबानी को ये घोषणा करनी पड़ गई कि हम बोनस शेयर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी शेयर ओवर वैल्यूड था और हमारे रिटेल पब्लिक ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ भेड़ चाल जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही भेड़ चाल वो करते रहे। अब मैं बात करता हूँ कि इसके फाइनेंशियल्स क्या है। अब देखिए इसके जो फाइनेंशियल्स थे वो इसका जो P/E है ना, आप सुनिएगा, इसका जो P/E है, E जो है वो 11,200 टाइम्स 11,200 गुना P/E था। इंडस्ट्री का मतलब पावर जनरेटिंग कंपनी जैसे हम कंपेयर करते हैं अन्य कंपनियों से, तो इंडस्ट्री वाइज जो PE था वो उसमें हाईएस्ट PE अक्रॉस द इंडस्ट्री वो 180 था और एवरेज जो था वो मात्र 18 था। मतलब 18 के कंपैरिजन में जो इंडस्ट्री का एवरेज है, रिलायंस पावर का जो IPO आया उसका PE 11,200 था। अब आप देखिए कि जो NTPC का वो भी थर्मल में, वो भी पावर जनरेशन में, स्पेशली थर्मल पावर जनरेशन में, तो NTPC का जो P/E है वो 18 है और उसका ROE वो 14.5% था। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, फरवरी की। टाटा पावर का जो P/E था वो 20 था और टाटा पावर का जो ROE था वो 12% था। और आर पावर का P/E मैंने बता दिया 11,200 था, लेकिन ROE मात्र 0.1% था। 0.1 यानी 1% का भी 10वां हिस्सा। तो ऐसी कंडीशन में मीडिया में या मर्चेंट बैंकर्स ने या कंपनी ने इतना हाइप क्रिएट किया कि 73 टाइम्स शेयर सब्सक्राइब हो गया। रिटेल इन्वेस्टर के पास सारा माल आ गया। ओपनिंग के दिन वो खुला, रिटेल इन्वेस्टर जिनको नहीं मिला था हाई पे खुला, जैसे मैंने बताया लगभग 550 पे 547.8 पर खुला। सारा माल रिटेल वालों ने लिया, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उन्होंने सारा माल बेचा और आज तक वो माल रिलायंस पावर जो है ना वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में पड़े हुए। ठीक है, ये तो भला हुआ कि जो लॉट साइज था वो 15 शेयरों का था और जो एप्लीकेशन का अमाउंट इस हिसाब से 6450 होता था। तो अगर किसी को मिला भी होगा इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने के बाद, तो ये उसके पास 6450
केवल इतने रुपए के ही, अगर उसने एवरेज नहीं किया गिरते समय में, तो 6,450 रुपए का ही उसके पास इन्वेस्टमेंट था, जो अगर डूब भी जाए, आज भी डूबा हुआ ही मानता हूँ मैं उसको, तो अगर किसी ने एवरेज नहीं किया हो तो 6,450 ही उसका कुल नुकसान होता, जो बहुत बड़ी रकम नहीं है। अब बात करते हैं कि उस समय परिस्थिति क्या थी और क्या रिलायंस पावर का जो आईपीओ केवल फ्रॉड था या वैल्यूएशन में हाई था या वो बाजार की परिस्थितियों के कारण गिरा। तो देखिए, रिलायंस का जो प्रोजेक्ट था ना, या जो मैं ये कहूँ कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था इस पैसे रेज करने का, वो खराब नहीं था, वो वेल प्लान्ड था। उसका इंटेंशन, मतलब आप ये कहें कि उसका जो बिजनेस के बारे में अगर मैं बात कहूँ, तो उनका अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता तो शायद बहुत ही अच्छी कंपनी ये होती। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे मामा अर्थ वाली कंपनी आई, या जैसे पेटीएम आया, या जैसे नायका आया, जो अनाप शनाप वैल्यूएशन पे आए, जिनका बिजनेस मॉडल कितना भी बढ़िया हो, इन्वेस्टर को वो रिटर्न नहीं दे जा सकते। उसका कारण सिंपल है, आप शेयर बाजार में पैसे कमाने के लिए आए हैं, आप प्रमोटर नहीं हैं, आप कंपनी से प्रॉफिट कमाते हैं, और वहाँ पर कंपनी की जो परफॉर्मेंस, आगे 10 साल की परफॉर्मेंस अगर आज के भाव में समाहित हो गई, तो आप शेयर बाजार में उस शेयर से पैसा नहीं कमा सकते। कृपया इस बात का ध्यान रखें। तो वहाँ क्या हुआ, रिलायंस पावर में क्या हुआ कि रिलायंस पावर में उनका जो प्रोजेक्ट था ना, वो उनका जो आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन 2 कंडीशन हो गई। एक कंडीशन तो ये है कि वो प्रॉपरली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ ये हुई कि उस समय बाजार में जैसे आज परिस्थिति है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी परिस्थिति थी। आज जैसे ट्रेड वॉर अमेरिका, चाइना और वर्ल्ड के अन्य देशों में चल रहा है या होने की संभावना है, और ये मालूम नहीं है कि वर्ल्ड की आगे 2-3 महीने में वर्ल्ड इकोनॉमी की क्या स्थिति होने वाली है। वैसी की वैसी स्थिति उस समय थी। वहाँ पर अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस था, वहाँ पर अमेरिका में बैंक डूब रहे थे और उसका प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़ रहा था। तो एक कारण ये भी है, शायद होता ऐसे कि अगर ये मार्केट नहीं गिरता तो शायद ये 450 रुपये का जो आईपीओ, जो लिस्ट करीब करीब 547.8 या 550 पे हुआ, वो शायद 1000 भी हो जाता। लेकिन हमारे रिटेल इन्वेस्टर तो तब भी फंसे रहते। अच्छा हुआ वो वहीं से गिर गया। तो उस 2 कारण जैसे मैंने बताया कि एक तो वो प्रोजेक्ट ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, दूसरी बात ये थी कि उस समय जो बाजार की परिस्थितियां थी, उसमें बाजार में बहुत तेज़ गिरावट भी हुई। इसी दौरान में जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास बड़ी तेज़ गिरावट हुई 2008 में। तो ये सब कारणों से वो शेयर गिरा। अब जानते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, वो क्या करते थे, वो इन्होंने जो रिलायंस पावर ने जो पैसा रेज किया था, वो लगभग 13 पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए किया था। मतलब वो जो पैसा था वो पावर प्रोजेक्ट के काम आता, और 13 पावर प्रोजेक्ट लगते। और ये देखिए, ये जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड थे, यानी मैं एक लोकेशन पे उस पावर प्रोजेक्ट को खड़ा नहीं करूं। तो वेस्ट इंडिया में इनके प्रोजेक्ट थे, नॉर्थ इंडिया में इनके प्रोजेक्ट थे। तो वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ, हर जगह चारों डायरेक्शन में इनके प्रोजेक्ट थे। और फ्यूल टाइप के हिसाब से भी इनके जो प्रोजेक्ट थे ना, वो डाइवर्सिफाइड थे। तो 7 प्रोजेक्ट तो कोल बेस्ड थे, यानी थर्मल पावर प्लांट तो 7 लगाने थे, गैस बेस्ड प्लांट इनको 2 लगाने थे, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इनको 4 लगाने थे। तो अब बात ये करते हैं कि रिलायंस पावर की जो दुर्गति हुई वो किस कारण हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना, रिलायंस पावर की दुर्गति का कारण ये है कि वो टाइमली अपने डेट्स और प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन मैनेज नहीं कर पाए। सीधी सी बात है। निवेशकों का जो नुकसान हुआ वो तो सीधी सी बात ये है कि इतने हाई वैल्यूएशन पे जब आप शेयर लेते हो, तो उस शेयर का तो जब तक, और कंपनी अगर साथ में परफॉर्म नहीं करे, तो शेयर का तो सत्यानाश होने ही वाला है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब हिस्ट्री को देखने के बाद और इनके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के फेलियर के बाद जानने की ये कोशिश करते हैं कि आज की कंडीशन क्या है। तो देखिए, कोशिश ये कर रहे हैं कि ये उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करें
और थोड़ा उनसे इनकम आए। थोड़ी कोशिश में ये सफल भी हुए। तो पहले जान लेते हैं कि इनके प्रोजेक्ट्स अभी क्या क्या चल रहे हैं। तो देखिए, पहला जो इनका प्रोजेक्ट है वो है सासन में, जो 3960 मेगावाट का है। ये रिलायंस का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, यानी ये मेन प्रोजेक्ट है, और ये कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, यानी थर्मल पावर प्लांट है। और इसका जो कोयला है ना, थर्मल पावर प्लांट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो उसका कोयला है, कोयले की अवेलेबिलिटी। क्योंकि जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाकर स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम से टरबाइन घुमाया जाता है, और उस टरबाइन के कारण जो बिजली जनरेट होती है। तो पहली चीज़ तो ये। और ये जो शासन का जो इनका कोल ब्रिज प्रोजेक्ट है वो भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पावर जनरेशन एंड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है। यानी कि कोल माइन भी इनके पास है और इनके पास पावर प्लांट भी है, और दोनों इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड मीन्स दोनों एक साथ काम करते हैं। वहां से कोयला निकाला पास में से और यहां कोयला जला के पावर जनरेट की। और इन्होंने करार कर रखा है सरकार से कि वो लो कॉस्ट पावर 25 साल तक देंगे। तो 25 साल का रेवेन्यू इनका फिक्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा इनका जो दूसरा पावर प्लांट है वो भी कोल बेस्ड है। वो है रोजा 1 और रोजा 2। ये शाहजहांपुर यूपी में है, और रोजा 1 की जो यूनिट 1 है वो 600 मेगावाट की है, और रोजा 2 की जो यूनिट है वो भी 600 मेगावाट की है। तो टोटल रोजा जो प्रोजेक्ट है वो 1200 मेगावाट का कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है। अब इसका कोयला कहाँ से आएगा? इसका जो कोयला आएगा वो उसके लिए इन्होंने कोल इंडिया से करार कर रखा है। तीसरा जो है वो प्रोजेक्ट गैस बेस्ड है, और इसका नाम है समालकोट पावर प्रोजेक्ट, जो 2400 मेगावाट का है। अब देखिए, इसमें चक्कर पड़ा हुआ है। चक्कर ये पड़ा हुआ है कि इन्होंने जो पहले, यानी जो प्रोजेक्ट के जब इन्होंने कंसीव किया, जब इसका प्रोजेक्ट का आइडिया लिया, तब इनको ये उम्मीद थी कि KG-D6 बेसिन जो है वहाँ से जो गैस निकलेगी उस गैस से ये प्रोजेक्ट चलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो गैस है वो इनको मिली नहीं किन्हीं कारणों से, और उसके कारण ये जो प्रोजेक्ट है समालकोट पावर प्रोजेक्ट, इसको इनको बंद करना पड़ा। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब गैस दूसरी भाई वहाँ से नहीं मिली तो कहीं और से ले लो, लेकिन ये कोई भी दूसरी कंपनी से भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने में असफल रहे। तो इस प्रोजेक्ट में कुल 3 मॉड्यूल थे, और उन 3 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल को इन्होंने बांग्लादेश को बेच दिया, और बाकी 2 मॉड्यूल है ना वो भी ये बेचने की फिराक में है, ताकि उस समालकोट प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया जाए पूरी तरीके से, और उससे कुछ पैसा जो है ना वो पैसा लेके बाकी जो दूसरी जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगा दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट का जो एक मॉड्यूल था, जैसे मैंने बताया, वो बांग्लादेश को बेच दिया, और बांग्लादेश में ये जो है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस के थ्रू ये प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इनके सोलर एनर्जी के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसलमेर में 125 मेगावाट के और 40 मेगावाट के। इसके अलावा इनके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में 6 हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, और उत्तराखंड में 1 प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स के अनुसार इनकी जो सेल है ना वो दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में गिर गई। ठीक है, अब लेकिन दिसंबर 2023 में ये ऑपरेटिंग लॉस में थे, यानी अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाए, सेल से अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाए। और दिसंबर 2024 में हालांकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, लेकिन इनके ऊपर कर्जा इतना है कि उसका इंटरेस्ट देने के बाद, ठीक है, ये नेट लॉस में आ जाएं अगर इनकी अदर इनकम नहीं हो। यानी कि कहने की बात ये है कि इनकी कुछ अदर इनकम हुई है दिसंबर 2024 में। अदर इनकम का मतलब जो ऑपरेशन से इनकम नहीं होती। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ बेची, वो तो आपका ऑपरेशन नहीं, वो तो काम करने का आपका तो काम है पावर जनरेट करने का। तो अगर इनके पास अदर इनकम नहीं होती तो ये लॉस में आ जाते, क्योंकि इनके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब एक और जो दिक्कत हुई अभी रिसेंटली वो ये हुआ कि जो समालकोट का जो गैस बेस्ड प्रोजेक्ट था ना, इस पे इन्होंने
एक्सिम बैंक यूएसए से कोई लोन ले रखा था, यानी प्रोजेक्ट ने लोन ले रखा था, समालकोट प्रोजेक्ट जो उसने, उसकी अलग कंपनी बना रखी है इन्होंने, तो उसने लोन ले रखा है। और जो उसकी गारंटी जो दी ना, वो रिलायंस पावर ने दी। मतलब आप ये समझ लें, बच्चे की गारंटी बाप ने दी, और उधर क्या हुआ, बच्चे ने डिफॉल्ट कर दिया। तो बाप ये कहता है कि बच्चे के पास पैसा था और बैंक ने नहीं लिया, तो कुछ इनके डिस्प्यूटेड मामले हैं। यानी कि रिलायंस पावर ये कहता है कि समालकोट के पास तो साहब बैंक में पैसा था, आपने, जो बैंक है उसने निकाला ही नहीं, उसको जब टाइम से लेना था उसने लिया ही नहीं। तो खैर ये डिस्प्यूट की बात है, लीगल बातें हैं ये सब। लेकिन बात ये है कि समालकोट प्रोजेक्ट जो था, जो बंद हो रहा है, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है और उसको बेचने की फिराक में है रिलायंस, तो वो जो है उसने एक डिफ़ॉल्ट कर दिया। और ये डिफ़ॉल्ट रिलायंस के ऊपर भी एक, रिलायंस पावर के ऊपर भी एक डेंट तो लगाता ही है। फिर क्या है, रिलायंस पावर इटसेल्फ, देखिए सब्सिडरी नहीं, बाप की बात कर रहे हैं, तो रिलायंस पावर इटसेल्फ जो है वो ज़ीरो बैंक डेट है, और उसके ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट उसने नहीं किया है। वो डिफ़ॉल्ट इसलिए नहीं किया है कि उसने, रिलायंस पावर ने, यानी पापा जी ने बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर लिया। मतलब जितना इन्होंने कर्जा ले रखा था ना, अब बैंकों ने कह दिया ठीक है यार, कितना दे रहा है यार, तो इन्होंने, मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए इन्होंने कह दिया यार 100 रुपये का कर्जा है, अब मैं तो देखो 40 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है यार 40 रुपये दे, किस्सा ख़त्म कर, इतना हमको बर्डन नहीं करना, हम NPA लिख देते हैं, 40 तो दे यार। तो इस तरीके से इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट कर लिया। और आज की तारीख में जो रिलायंस पावर एज ए कंपनी है, ठीक है ना, सब्सिडरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो ज़ीरो बैंक डेट है, मतलब उसके ऊपर बैंक का कोई कर्ज नहीं है और कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है उसका। फिर जो रोज़ा पावर, जो जैसे मैंने बताया आपका, रोज़ा 1 और रोज़ा 2 इनका एक कोल यूपी में जो प्रोजेक्ट है, तो वो अलग कंपनी है। तो वो जो कंपनी है ना, वो डेट फ्री हो गई है, उसने अपना अपना धीरे धीरे कर्जा कम कर लिया। अब ये तो इसकी कुछ अच्छाई हुई कि भाई डेट कम कर लिया, रिलायंस भी ज़ीरो डेट हो गई है, ठीक है, ज़ीरो बैंक डेट, और कहीं से हो सकता है, तो ज़ीरो बैंक डेट हो गई है। अब ये सब बातें तो अच्छी है, और ये जैसे मैंने बताया समालकोट के गैस पावर प्रोजेक्ट को ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी भी अपने प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखिए प्रॉब्लम्स ये हैं कि पहली बात तो जैसे डिस्कॉम को सप्लाई करते हैं तो वो जनरल प्रॉब्लम, जैसे आप डिस्कॉम को सप्लाई आप पावर करोगे तो वहाँ पर उनका पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो खुद ही फाइनेंशियली जो है स्ट्रेस्ड हैं, यानी कि उनकी खुद की डिस्कॉम की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो इस कारण से क्या, एक प्रॉब्लम तो ये है कि, और इनको क्या है, तुरंत रेडी मनी चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए इनको, क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन इनका बहुत है। और जैसे मैंने बताया कि ये ऑपरेशन लॉस में थे दिसंबर 2023 में, इस बार ये ऑपरेशन प्रॉफिट में आए। अब ऑपरेशन प्रॉफिट में आए, अब आप कुछ और करने लगे और आपका पैसा नहीं आए, फिर वही झंझट, फिर आपको कर्जा लेना पड़ेगा, फिर आप कर्जा नहीं चुका पाओगे। तो कई इश्यूज हैं इसमें। दूसरा क्या है कि ये 31 दिसंबर 2026 तक एक लीगल इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, और सभी कोल पावर प्लांट्स के ऊपर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये रूल्स उन्होंने बनाए हैं, फ्रेम किए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कि सभी पावर प्लांट्स को 31 दिसंबर 2026 तक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट लगाना। अब क्या होता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, देखिए जब कोयले को जलाया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है ना, उसको फ्लू गैस मान लीजिए, उसको फ्लू गैस कहते हैं, ठीक है, रफ तरीके से, मतलब साधारण तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। अब उसके अंदर क्या होता है, कोयले में कुछ कंटेंट जो होता है ना, वो सल्फर का कंटेंट भी होता है, और जो सल्फर होता है ना, वो सल्फर एक्चुअली एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है, और उसके कारण एसिड रेन होती है, ठीक है। आप ये समझिए तेजाब में बदल जाता है वो वातावरण में ऊपर जाके नमी के साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक इक्विपमेंट लगाया जाता है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, मतलब ऐसा इक्विपमेंट जो फ्लू गैस में से ये सल्फर को बाहर निकाल दे। तो उसके लिए बड़ा खर्चा हो रहा है।
अब बात ये, इनको तो अपना कर्जे से ही मुक्ति नहीं मिल रही है, मतलब कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। अब इनको दूसरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर 31 दिसंबर 2026 तक आ रहा है। अब ये कैसे इसको पूरा करेंगे, कैसे नहीं पूरा करेंगे, तो एक ये इशू है। ठीक है, अब फाइनेंशियल की बात करें, नंबर्स की, तो 16,600 करोड़ का करीब करीब मार्केट कैप है, और डेट टू इक्विटी जो मैं बोलूं, अगर कंसोलिडेटेड कर लें तो <1 है इनका। प्रमोटर के पास 23% है, FII के पास 13% है, हमारी LIC के पास 2.5% है, और पब्लिक के पास, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक एवरेज करती जाती है, एवरेज करती जाती है, हार नहीं मानती पब्लिक। शेयर नीचे जा रहा है और हमारी रिटेल पब्लिक उसको एवरेज करती है। इसलिए मैं हमेशा आपके लिए मना करता हूँ कि प्लीज़ आप एवरेज मत कीजिए, ना ऊपर जाने पे करिए ना नीचे जाने पर करिए, क्योंकि अगर शेयर में दम है तो वो अपने आप ऊपर जाएगा। कभी भी खराब शेयर पर अच्छे पैसे मत लगाइए। तो खैर, पब्लिक के पास 61% है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि आप जब भी किसी शेयर में निवेश करें, कृपया करके उसके वैल्यूएशन का अवश्य ध्यान रखें। स्पेशली अगर बाज़ार में हाइप है तो बहुत चौकन्ने हो जाएं, सबसे पहले भागने वालों में से तैयार रहें, और किसी भी कंडीशन में अगर आपको उस शेयर के बारे में पता नहीं है और शेयर के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन आप सभी से ये कि एवरेज ना करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।